हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आई नो कि आप सभी लोग इंतज़ार कर रहे थे संकल्प बैच की सीरीज़ के अंदर बिजनेस स्टडीज़ की क्लास का। आप लोगों को अकाउंटेंसी की क्लास मिल चुकी है, इकोनॉमिक्स की क्लास मिल चुकी है, अब बारी थी हमारी बिजनेस स्टडीज़ की। और बिजनेस स्टडीज़ के अंदर हमें यहाँ पर बहुत कुछ पढ़ना है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। ऑलरेडी मैंने आपको इसकी एक ओरिएंटेशन क्लास दी थी जिसके अंदर मैंने आपको सिलेबस समझाया, क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम इस साल, आपको मार्किंग बताई थी, एज वेल एज आप लोगों के साथ रिसोर्स शेयर किया था कि इस साल हम किस रिसोर्स का इस्तेमाल करने वाले हैं। ये एक ऐसा रिसोर्स है जो आपको बहुत इजीली अवेलेबल हो जाएगा, बट इसके साथ साथ आप लोगों को नोट्स बनाने हैं। यहाँ मैं आपको कुछ लाइंस मार्क कराऊंगी एनसीईआरटी की, जो की लाइंस होती हैं जो आपको एग्जाम में केस स्टडीज़ के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में मदद करेंगी। और आपको नोट्स बनाने के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, कहीं पे भी कुछ भी ढूंढना नहीं पड़ेगा, सारी चीज़ें आपके पास होंगी। और नोट्स जब आप खुद से बनाएंगे तो बहुत अच्छे से आप एग्जाम में उन नोट्स से पढ़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज अपना चैप्टर नंबर 1 विच इज़ नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देती हूँ और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सी वो लाइन्स हैं जिसके ऊपर हमें वर्क करना है और हमें उनको नोट डाउन करना है। ठीक है, तो बेटा इस चैप्टर के अंदर जो कह सकते हो कि जो सुपर हीरो है जिसके बारे में सबसे पहले आपको यहाँ पर समझना है और पढ़ना है, वो है हमारा मैनेजमेंट। ये वर्ड कोई ऐसा वर्ड नहीं है जिसको आज हम पहली बार सुन रहे हैं। ये वर्ड तो हम न जाने कितनी बार इस्तेमाल करते हैं, बट मुझे लगता है कि जब भी इस वर्ड को हम इस्तेमाल करते हैं तब हम किसी ना किसी ग्रुप ऑफ पर्सन को इंडिकेट करते हुए इस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मान लो कि ये हमारा राजू, और मुझे लगता है कि आप राजू को भूले नहीं होंगे बिल्कुल भी, ये हमारी बहुत मदद करता है कॉन्सेप्ट को समझने में। तो राजू एक बार किसी एक हॉस्पिटल में गया, राजू एक बार किसी एक हॉस्पिटल में गया, और वो उस हॉस्पिटल में क्यों गया था? क्योंकि उसे अपने कोई टेस्ट करवाने थे। उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही थी तो डॉक्टर ने उसे कुछ टेस्ट लिखे थे, तो उसको वो टेस्ट कराने थे। बट राजू जैसे ही उस हॉस्पिटल में पहुंचा और रिसेप्शन पे एक बहुत ही प्यारी दीदी सी बैठी हुई थी और उन दीदी के पास जाकर वो बात करता है कि मुझे पर्टिकुलर टेस्ट कराने हैं, तो दीदी वहाँ पर फ़ोन पर किसी से बहुत ही मज़े से हंस हंस के और बहुत ही ब्लश कर रही थी और बहुत ही प्यारी प्यारी बातें कर रही थी और राजू को वहाँ खड़े होकर इग्नोर कर रही थी। राजू ने बेचारे ने 10 मिनट तक इंतज़ार किया, आखिरकार दीदी ने फ़ोन रखा और उसके बाद दीदी को बहुत ज़ोरों से भूख लगी और वो उठकर चली गई और खाना खाने बैठ गई। और इस तरीके से राजू का 1 से 1.5 घंटा इसी तरीके से वेस्ट हो गया। और उसके बाद राजू ने सोचा कि ये जो हॉस्पिटल है ना, ये जो हॉस्पिटल है, इस हॉस्पिटल का मैनेजमेंट बहुत ख़राब है, इस हॉस्पिटल का मैनेजमेंट बहुत ख़राब है। मैं तो किसी को भी नहीं कहूँगा कि इस हॉस्पिटल में आए और अपना इलाज कराए। तो बेटा ये जो यहाँ पर राजू ने एक टर्म यूज़ किया मैनेजमेंट, ये टर्म क्या है? क्या ये टर्म उसने लोगों के लिए इस्तेमाल किया या ये कुछ और है? अब तक आप लोग शायद इस टर्म का इस्तेमाल लोगों के लिए ही करते थे कि वहाँ जितने भी लोग बैठकर काम कर रहे थे, सोफे पर बैठकर, कुर्सियों पर बैठकर, कंप्यूटर पर बैठकर, आप उन सभी लोगों के लिए कह देते थे कि ये सारा मैनेजमेंट खराब है, इनको तो कुछ भी करना नहीं आता है, ये तो कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं, है ना। बट बेटा हमारे बिजनेस स्टडीज़ की टर्मिनोलॉजी में जो मैनेजमेंट है ना, ये कुछ और ही है। तो चलो आज इसका ब्रेकअप करते हैं। आपने अपना ब्रेकअप नहीं करना है, हम आज मैनेजमेंट के वर्ड का ब्रेकअप करते हैं और देखो समझते हैं कि मैनेजमेंट के अंदर क्या है। तो मैनेजमेंट के अंदर है मैनेज प्लस मैन प्लस टी। अब ये जो वर्ड है मैनेज, इस मैनेज को हम लोग किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? कह सकते हो कि चीज़ों को हैंडल करने के लिए। तो चलो मैं यहाँ पर एक सिंपल लैंग्वेज में लिख देती हूँ कि जब हम यहाँ पर हैंडल करते हैं, अब हैंडल तो तुम बहुतों को करते हो, हैंडल तो तुम लोगों की पापा की परियों को भी कर रहे हो, बट यहाँ हैंडल किसको करना है? बेटा यहाँ हैंडल करना है सबसे पहले तो मैन बोले तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ह्यूमन रिसोर्सेज, हमें तो यहाँ पर उनको हैंडल करना है। प्लस हमें यहाँ पे साथ साथ मैनेज करना है टी मतलब थिंग्स मतलब बेटा फिजिकल रिसोर्सेज। तो अगर मैं यहाँ पर बहुत ही अभी सिंपल लैंग्वेज में बात कर रही हूँ आपसे, मैंने कोई हाई फाई बिजनेस लैंग्वेज इस्तेमाल करनी शुरू नहीं करी है। मैंने आपसे ये बोला कि मैनेजमेंट तो 3 शब्दों में डिवाइडेड है। मैनेजमेंट के खुद के अंदर 3 वर्ड्स हैं। कौन कौन से? मैनेज, मैन प्लस टी।
यानी कि यहाँ हम हैंडल करेंगे। हैंडल क्या करेंगे? किसी का टेम्परामेंट हैंडल नहीं करेंगे, किसी की पापा की परी को हैंडल नहीं करेंगे। हम यहाँ पर हमारे यहाँ पर काम करने वाले लोगों को हैंडल करेंगे, और उन लोगों को जो हम सामान दे रहे हैं काम करने के लिए, जो फिजिकल रिसोर्स दे रहे हैं उनको काम करने के लिए, हम उन सब चीज़ों को हैंडल करेंगे। बट हैंडल करना क्यों है? क्यों ही हैंडल करना है ये सब कुछ? बेटा ये सब कुछ इसलिए हैंडल करना है आपको क्योंकि आपको अपना काम पूरा करना है, टू गेट द थिंग्स और यू कैन से द वर्क डन। आप अपना ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो, पहली बात तो मैनेजमेंट कहाँ है? मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन में ही होता है ना। क्या कभी आपने देखा है कि कोई एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है जो बिना मैनेजमेंट के काम कर रहा है? बिना मैनेजमेंट का मतलब कोई एक ऐसा स्कूल इमेजिन करो, कोई एक ऐसा स्कूल इमेजिन करो जहां पर कोई प्रिंसिपल ही नहीं है, कोई प्रिंसिपल नहीं है, तो वहां काम कैसे होगा? हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। कोई एक आप एक काम करो, एक बड़ा सा 5 स्टार होटल है आपका या रेस्टोरेंट है, आप उसको इमेजिन कर लो, क्या वो बिना मैनेजर के चल रहा होगा? क्या नहीं चल रहा होगा। वहां पर भी कोई ना कोई उनका जो मैनेजर होगा, जो रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी संभालने के लिए बैठा होगा। तो ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो मैनेजमेंट के बिना चलता हो। और अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट कर रहे हो तो दैट मीन्स किसी न किसी काम को करने के लिए कर रहे होगे। जैसे कि अभी हमने ऊपर राजू को एक ऑर्गेनाइजेशन में भेजा, वो ऑर्गेनाइजेशन क्या था? वो ऑर्गेनाइजेशन था हमारा हॉस्पिटल, है ना। उसी तरीके से हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें तुम रोज जाते हो खुशी खुशी, और खुशी खुशी लौट कर वापस भी आते हो, खुशी खुशी जाते हो, रोते रोते आते हो, है ना। वो ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है? तुम्हारा स्कूल। तो बेटा इन सभी के अंदर कोई ना कोई काम हो रहा है। जैसे कि हॉस्पिटल में मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है, यहाँ ये टूटे फूटे लोगों को ठीक करते हैं, और स्कूल में बिगड़े लोगों को ठीक किया जाता है, यानी कि यहाँ पर तुम्हें समझदार बनाया जाता है, यहाँ पर तुम्हें एजुकेशनल सर्विस दी जाती है। तो हर ऑर्गेनाइजेशन का कोई ना कोई काम तो है ना। अब उस काम को पूरा करने के लिए ही हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? हमें ज़रूरत पड़ती है मैनेजमेंट की। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल भाषा में आप लोगों को अभी मैंने ये समझाया कि मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। मैनेजमेंट का मतलब होता है कि यहाँ आप कुछ ऐसी एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हो जिसकी वजह से आपका काम हो जाए। ठीक है, तो चलो थोड़ी सी ये वाली सारी बातें मैं तुम्हें पहले नोट्स के थ्रू बताती हूँ, फिर एक दो एग्जाम्पल्स हम लोग और लेंगे। ठीक है, ये देखो, ये आपके एनसीईआरटी का पेज आपको दिख रहा होगा। इस तरीके से आप लोगों ने अपनी एनसीईआरटी को साथ में खोलकर रखना है, और जो भी चीज़ें मैं यहाँ पर आपको मार्क कराऊंगी वो आपने मार्क करते जाना है। ठीक है, तो देखो यहाँ लिखा गया है मैनेजमेंट इज इसेंशियल फॉर ऑल द ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूरी है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन बिग है, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, अंबानी की ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन बहुत स्मॉल हो, यानी कि चाहे वो मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे अंबानी की ऑर्गेनाइजेशन है, हम सभी लोगों को मैनेजमेंट की जरूरत है। तो अंबानी क्या समझ रहा है कि सिर्फ वही मैनेजमेंट का इस्तेमाल करेगा? हम भी कर रहे हैं। चाहे कोई प्रॉफिट वाली ऑर्गेनाइजेशन हो, यानी कि वही जैसे कि हमारे अंबानी साहब पैसे छाप रहे हैं तो उनकी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे मेरी ऑर्गेनाइजेशन हो नॉट प्रॉफिट वाली, क्योंकि मैं तो पैसे नहीं छाप रही हूँ, चाहे कोई सर्विस ऑर्गेनाइजेशन हो, यानी कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो आपको किसी ना किसी तरीके की सर्विस दे रही हैं, या कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने का काम करती है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग। तो मैनेजमेंट तो हर जगह पर जरूरी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, कुछ वर्क हम कर रहे हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और हमें वो वर्क कंप्लीट करना है, हमें उस वर्क को पूरा करना है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। चलो अब कुछ और बातों पर यहाँ पर चर्चा करते हैं, फिर दोबारा यहाँ पर वापस आएंगे। ठीक है, अब ये जो मैं मैनेजमेंट की बात आपको समझा रही हूँ, इस मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहली चीज़ तो ये समझनी है, एक और डेफिनेशन लिखते हैं, और डेफिनेशन है मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस फॉर गेटिंग थिंग्स डन। कि मैनेजमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जहां पर हम चाहते हैं कि हमारा काम पूरा हो जाए। अब मैंने यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत शब्द लिखा जिसका नाम है प्रोसेस। तो अब ये प्रोसेस क्या होता है भाई? क्या होता है ये प्रोसेस? कभी सोचा है इस बारे में कि प्रोसेस क्या होता है? अब प्रोसेस कुछ ऐसा होता है कि मान लो तुम्हें अपनी
किसी सहेली के साथ घूमने जाना है, आज जाना था तुम्हें कहीं मूवी देखने के लिए, तो तुमने क्या किया, तुमने अपनी अलमारी खोली, उसमें से मस्त सी सुंदर सी तुमने एक शर्ट निकाली, जीन्स निकाली और तुमने उसको पहना और पहन के चल दिए ताकि तुम्हारा इंप्रेशन जो है वो एकदम मस्त जाए, ठीक। और वहीं पे मैं कहूँ कि तुम बाहर से घूमकर आए, खाना पीना खाया, सारा अपने शर्ट पे गिराया और मम्मी के सामने लाके वो कपड़े गंदे रख दिए। अब उन कपड़ों को अलमारी तक पहुंचाने के लिए, साफ सुथरी पोजीशन में पहुंचाने के लिए, प्रेस भी हो जाए वो कपड़े, इसमें मम्मी को क्या क्या करना पड़ेगा ना। मम्मी को पहले उन कपड़ों को मशीन में धोना पड़ेगा, फिर जब वो धुल जाएंगे तो उनको सुखाया जाएगा, सुखाने के बाद उनको आयरन किया जाएगा, तब जाकर वो आपके अलमीरा तक पहुंचेंगे ना। इसका मतलब आप अच्छे सुंदर साफ सुथरे कपड़े पहनकर अपनी सहेली के साथ घूमने जाओ, उस चीज को करने के लिए मम्मी को बहुत कुछ हैंडल करना पड़ा ना, मम्मी को बहुत सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करनी पड़ी। तो बेटा जब भी किसी भी काम को पूरा करने के लिए तुम नंबर ऑफ एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हो तो उसे प्रोसेस कहा जाता है। और क्योंकि मैनेजमेंट के अंदर भी जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन को संभाल रहे हैं, हम इतना कुछ हैंडल कर रहे हैं, तो उसके अंदर भी तो हमें बहुत सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करनी पड़ती होगी ना। तो इसीलिए मैनेजमेंट को एक प्रोसेस कहा जाता है। क्यों? क्योंकि प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस वो प्राइमरी एक्टिविटीज होती हैं जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर परफॉर्म की जाती हैं ताकि हमारा काम पूरा हो जाए। बात समझ आ गई कि प्रोसेस का मतलब क्या और मैनेजमेंट को प्रोसेस क्यों कहा गया है? क्योंकि मैनेजमेंट के अंदर से भिगोया धोया हो गया वाली कहानी नहीं है, बहुत कुछ हमें ऐसा करना पड़ता है, तब जाकर बहुत कुछ हैंडल करते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं, तब जाकर हमारा काम होता है। ठीक है, चलो ये बात भी तुमको समझ में आ गई। अब मैं यहाँ पर तुम्हें एक अच्छी सी डेफिनेशन लिखकर दिखाऊंगी और उसके बाद वन बाय वन उसमें चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, और सेकंड पहले वर्ड समझ लेते हैं क्या है। सेकंड वर्ड जो आपको समझना है कि ये जो आप कह रहे हो कि मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन, तो ये चीज़ें होनी कैसी चाहिए पूरी? बेटा ये चीज़ें पूरी होनी चाहिए इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। कैसी होनी चाहिए पूरी? इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। अब फिर से नए शब्द आ गए हमारे सामने, अब इन नए शब्दों को पहले समझते हैं। तो पहला आया हमारे सामने इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस का मतलब क्या है? इफेक्टिवनेस का मतलब क्या है? इफेक्टिवनेस का मतलब कुछ ऐसा है कि मान लो ये है राजू, फिर से राजू आया और ये है राजू की मम्मी। ठीक है, राजू की मम्मी ने राजू को कहा कि राजू आज रात मैं घर पर शाही पनीर बनाऊंगी। ठीक है, क्या बनाऊंगी घर पे आज रात को? शाही पनीर बनाऊंगी। जाओ मार्केट से जाकर पनीर ले आओ। शाही तो है मेरे पास, यानी कि ग्रेवी बनाने का तो मेरे पास सारा कंटेंट है, सारा इंग्रेडिएंट है, तुम जाके बस पनीर ले आओ। और तुम पनीर ले आओगे तो आज मस्त तुम्हें दावत रात को मिलेगी, शाही पनीर तुम्हें खाने को मिलेगा। तो राजू जी निकल गए मार्केट की तरफ शाही पनीर लेने के लिए, मतलब पनीर लेने के लिए। बट राजू आपको पता है घर पे कितने समय पे पहुंचे? राजू को उसके दोस्त मिल गए थे, फिर दोस्तों के साथ वो घूमने निकल गए और रात को 1 बजे राजू जी जो हैं वो घर पर एंटर कर रहे हैं। और 1 बजे जब वो राजू जी घर पर एंटर कर रहे हैं तो मुझे बताओ कि उन्हें शाही पनीर खाने को मिलेगा या मम्मी की चप्पल खाने को मिल रही होगी? बताओ। अब ये क्यों हुआ राजू के साथ? राजू को तो मस्त दावत मिलने वाली थी शाही पनीर की, राजू को मम्मी ने शाही पनीर की जगह कुछ और ही क्यों खिलाया? क्योंकि राजू ने ना ऑन टाइम काम नहीं किया, सही समय पर काम नहीं किया। राजू शाही पनीर लेकर तो आया बट वो रात के 1 बजे लेकर आया है वो पनीर। तो एक बात बताओ, क्या मम्मी टाइम से उस काम को कर पाई? क्यों नहीं कर पाई? क्योंकि राजू ने अपना काम टाइम से नहीं किया। तो बेटा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी ऐसा ही होता है कि सारे मैनेजर काम पे लगे हुए हैं, सब लोग काम कर रहे हैं, लेकिन अगर वो काम सही नहीं हो रहा है, अगर वो एक्टिविटी टाइम से कंप्लीट नहीं हो रही है, तो फिर उस काम को करने का फायदा ही क्या? हमने तुम्हें कहा कि 1 महीने में ये टारगेट अचीव करना है, तुम उस टारगेट को 2 महीने में अचीव कर रहे हो, तो फिर उस टारगेट को पूरा करने का फायदा क्या है? मैंने तुम्हें कहा कि क्लास 12th में 95% लेकर आने हैं एक ही साल के अंदर, इसी साल में लाने 2026-27 में, तुम यही मुझे 28 और 29 वाले सेशन में लाकर दोगे तो क्या ही फायदा होगा? कोई फायदा नहीं होगा। तो इफेक्टिवनेस कहता है कंप्लीटिंग द टास्क
अचीविंग द गोल्स, टास्क कंप्लीट करो, गोल्स अचीव करो, लेकिन ये सारा काम कब करना है, ये सारा का सारा काम करना है ऑन टाइम। ठीक है, चलो बात समझ आ गई यहाँ तक। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं, और उस कॉन्सेप्ट का नाम है एफिशिएंसी। क्या नाम है उसका? एफिशिएंसी। अब एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? अब देखो, फिर से राजू को पकड़ते हैं। ये रहा हमारा राजू और ये रही उसकी मम्मी। अब क्या हुआ, मम्मी ने वही शाही पनीर बनाना था आज। मम्मी ने राजू को कहा कि राजू जाओ और मार्केट से जाकर शाही पनीर के लिए पनीर ले आओ। अब राजू जी फिर निकले मार्केट की तरफ। राजू जी पहुंचे मार्केट में। अब मार्केट में दो दुकानें थी, दुकान नंबर ए और दुकान नंबर बी। इस दुकान पर जो उनको पनीर मिल रहा था वो 100 रुपीज पर केजी मिल रहा था। ठीक है, वहीं पे दूसरी दुकान पर वही पनीर 120 पर केजी मिल रहा था। और मम्मी ने राजू को जो पैसे दिए थे, मम्मी ने राजू को 100 रुपए ही दिए थे कि जाओ 100 रुपए लो और पनीर ले आओ। लेकिन राजू जी जिस दुकान पर 100 रुपए का पनीर मिल रहा था वहां से नहीं लेकर आए, दूसरी दुकान पे गए और वहां से 120 रुपए का पनीर लेकर आए। और तुम्हें पता है 20 रुपए उधार करके आए, उधार, कि अभी मम्मी से लाकर 20 रुपए वापस कर दूंगा। तो टाइम पर तो राजू जी यहाँ पर पहुंच गए, विद इन 30 मिनट्स राजू जी अपने घर पर पनीर लेकर पहुंच गए। लेकिन यहाँ जो वो सामान लेकर आए, जो काम 100 रुपए में हो सकता था, उस काम को राजू ने करने में 120 रुपए लगा दिए। साथ में क्या किया, 30 रुपए अलग से जो जेब में रखे हुए थे एक्स्ट्रा, वो वहां तो देकर नहीं आए दुकान पे, उसकी आइसक्रीम और खाकर आए। यानी कि जो काम मम्मी का 100 रुपए में होने वाला था 150 रुपए में करके आए हैं। अब एक बात बताओ, काम तो राजू ने कर दिया लेकिन मम्मी के पैसे तो खराब कर दिए। अब मैनेजर भी कई बार ऐसे काम करते हैं। हमने कहा ये जो सामान बना रहे हो इसकी कॉस्ट 1000 आनी चाहिए और आप 1500 में उसको बना रहे हो, तुमने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही बढ़ा दी। काम तो पूरा किया लेकिन उस काम को करने में पैसे ज्यादा खर्च कर दिए, तो ये भी गलत है भाई, फिर भी तुम क्या ही काम कर रहे हो। तो बेटा एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आपने फिर से काम करना तो है, आपको कंप्लीट करनी तो है अपनी एक्टिविटी, कंप्लीट द एक्टिविटी बट विद मिनिमम कॉस्ट, बट विद मिनिमम कॉस्ट। यानी कि कम से कम कॉस्ट के साथ अगर आप अपना टारगेट अचीव कर दो तो इसका मतलब आप एफिशिएंसी को यूज कर रहे हो। ठीक है, अब बेटा एफिशिएंसी कब आती है? जब हम किसी भी काम को सही तरीके से करते हैं ना, डूइंग द टास्क करेक्टली, ये एक क्रक्स पॉइंट है इसमें, डूइंग द टास्क करेक्टली, कि जब किसी भी काम को सही तरीके से किया जाता है ना तभी पैसे बचते हैं। अब यहाँ पर ये जो राजू था, अगर सही तरीके से हर एक दुकान पर जाकर पूछता अलग अलग प्राइस, वो तो बस एक ही दुकान पे घुसा, उसे जितने का मिला वो लेकर आ गया। बट यहीं पे अगर उसने सही तरीका इस्तेमाल किया होता कि एक बार हर जगह पर, अगर मम्मी ने 100 रुपए दिए हैं तो कुछ सोच समझ के ही दिए होंगे ना, एक बार हर जगह पर पूछ लेता हूँ कि कितने का है, देख लेता हूँ एक बार। तो राजू ने तो देखो यार पूछा ही नहीं और बिना पूछे वो सामान जो है वो महंगा लेकर आ गया। तो इसका मतलब उसने काम सही तरीके से नहीं किया। अगर सही तरीके से करता तो पैसे बच जाते, है ना। तो दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। टी फॉर टाइम, यहां पर आपको दिख रहा है ना टी, ये जो टी है ये किसके लिए है? ये है टाइम के लिए, कि एक तो टाइम से काम करना है और दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है, ये सी फॉर कॉस्ट, कि मिनिमम कॉस्ट के साथ काम करना है। कि हम कह रहे हैं कि मैनेजमेंट एक ऐसी चीज है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें काम पूरा तो होगा, लेकिन वो काम कैसे पूरा होगा? इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। ठीक है, तो यहां से 3 वर्ड हैं जो आपको बहुत ध्यान से समझने हैं। एक हो गया प्रोसेस, एक हो गया इफेक्टिवनेस और एक हो गया एफिशिएंसी। ठीक है, अब मैं आपको यहां पर एक और एग्जाम्पल लूंगी, कंपनी का एग्जाम्पल, और उसमें हम समझेंगे। ठीक है, चलो ये 2 मैनेजर हैं, चलो 3 बना देते हैं, या चलो 4 बना देते हैं। ये 4 मैनेजर हैं, भोलू, ढोलू, गोलू और मोलू, 4 मैनेजर हैं। इन सभी मैनेजर को एक टारगेट दिया गया कि भाई सुनो सारे मैनेजर, 30 डेज के अंदर अंदर आप लोगों को 1000 यूनिट्स बनानी है और ये 1000 यूनिट्स
800 रुपए की कॉस्ट में बन जानी चाहिए। ठीक है, हमने इनको टारगेट क्या दिया, 30 दिन के अंदर अंदर 1000 यूनिट्स बन जानी चाहिए और 800 रुपए की कॉस्ट में बनेंगी। ठीक, अब क्या हुआ, इन नालायकों ने क्या क्या किया, भोलू ने क्या किया, काम को 29 डेज में कंप्लीट कर लिया, ढोलू ने काम को 32 दिन में कंप्लीट किया, गोलू ने काम को 30 दिन में कंप्लीट किया और वहीं पे मोलू ने काम को 35 दिन में कंप्लीट किया। ठीक है, अब इसने 29 डेज में काम किया लेकिन इसकी कॉस्ट आई 1000 रुपीज़। इसने 32 डेज में काम किया, इसकी कॉस्ट आई 700 रुपीज़। इसने 30 डेज में काम किया, इसकी कॉस्ट आई 600 रुपीज़। मोलू ने 35 डेज में काम किया और इसकी कॉस्ट आई 1200 रुपीज़। ठीक है, अब आप मुझे ये बताइए कि ये जो भोलू जी हैं, ये भोलू जी क्या इन्होंने टाइम पर काम किया है? हमको क्या चेक करना है, टाइम और कॉस्ट, है ना, टाइम और कॉस्ट। तो अगर मैं देखूं तो भाई हमारे ये जो भोलू साहब हैं, भोलू जी, इन्होंने टाइम से काम किया है। हाँ भाई, टाइम से तो काम किया है। क्या इन्होंने कम से कम कॉस्ट में काम किया है? 800 रुपये का टारगेट था कॉस्ट का, क्या इन्होंने 800 रुपये में बनाया सामान? नहीं, कॉस्ट ज़्यादा ले लिया है। ढोलू की बात करूं, ढोलू ने टाइम से काम किया है? नहीं, नालायक है, टाइम से काम ही नहीं करता है। पर कॉस्ट बचाई है क्या? हाँ, कॉस्ट तो बचाई है, 800 का टारगेट था 700 में बना दिया। गोलू ने टाइम से काम किया क्या? हाँ, टाइम से काम किया, 30 दिन में कर लिया है। कॉस्ट बचाई क्या? हाँ, कॉस्ट भी बचा दी है। मोलू ने टाइम से काम किया क्या? नहीं, निकम्मा नालायक, टाइम से काम ही नहीं करता है। कॉस्ट बचाई क्या? ये तो महानालायक है, इसने तो कॉस्ट भी ज्यादा रखी है यहाँ पे। तो भाई देखो, अब इन सभी के सभी मैनेजर्स को ना यहाँ मैं कुछ कैटेगरी में डालूंगी कि भाई देखो, भोलू जिसने टाइम से काम किया, वो पता है मेरे लिए क्या है? वो मेरे लिए एफिशिएंट है, सॉरी इफेक्टिव है, बट एफिशिएंट नहीं है वो मेरे लिए। वो मेरा टाइम से तो काम कर रहा है लेकिन पैसे ज़्यादा लगा रहा है, तो ही इज़ इफेक्टिव बट नॉट एफिशिएंट। वहीं पे अगर मैं ढोलू की बात करूं तो जो ढोलू है टाइम से काम ही नहीं कर रहा है बट पैसे बचा रहा है, इसका मतलब एफिशिएंट तो है बट वो इफेक्टिव नहीं है। अब मैं गोलू की बात करूं तो गोलू ने टाइम से भी काम किया, पैसे भी बचाए, तो ही इज बोथ इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। भाई ये तो बहुत ही बढ़िया है, टाइम से भी काम कर रहा है, पैसे भी बचा रहा है, तो ही इज बोथ इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। और सबसे नालायक निकम्मा कौन है? मोलू। ये जो है ना, इसने ना तो टाइम से काम किया और ना ही इसने पैसे बचाए, तो ही इज बोथ इनइफेक्टिव एंड इनएफिशिएंट। तो अच्छा मैनेजर कैसा हो? अच्छा मैनेजर गोलू जैसा हो, जो हमारे पैसे भी बचाए और जो हमें सही से काम करके भी दे। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को बहुत इंपॉर्टेंट टूल माना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये एक सिक्के के दो साइड्स की तरह है। जैसे अगर हम एक कॉइन को अगर लेके जाएं, दोनों साइड हेड होगा वो तो भी नहीं चलेगा, दोनों साइड टेल होगा वो तो भी नहीं चलेगा। एक साइड हेड एक साइड टेल होगा, वो हमारा कॉइन तभी वर्केबल है। इन अ सिमिलर मैनर जब हम मैनेजमेंट को चला रहे हैं तो वो प्रोसेस इफेक्टिव प्लस एफिशिएंट दोनों होनी चाहिए। ठीक है, तो हमने बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पर कवर अप कर लिया है। अब इसको एक बार नोट से समझ लेते हैं। चलिए देखो जरा, यहाँ पर मैनेजमेंट की डेफिनेशन लिखी हुई है जो मैंने आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताई थी। दैट मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन with the aim of achieving the goals effectively and efficiently। हमने क्या पढ़ा कि मैनेजमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जहां पर हम गोल्स अचीव करेंगे इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। क्यों? क्योंकि जितनी भी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन है वो कभी भी अपने गोल्स को बाय चांस अचीव नहीं कर रही हैं, वो सभी की सभी एक डेलिब्रेट प्रोसेस का इस्तेमाल करती हैं, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज मैनेजमेंट। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं मैनेजमेंट। ठीक है, अब यहाँ पर 3 डेफिनेशंस है हमारे पास मैनेजमेंट की, और पढ़नी आपको सारी पढ़ेंगे क्योंकि देखो इस साल जो क्वेश्चन आया था मैनेजमेंट से रिलेटेड वो एक एमसीक्यू आया था इस डेफिनेशन से। अब अगर आपने नहीं पढ़ी होगी तो हो सकता है आप उसको आइडेंटिफाई ना कर पाओ। तो क्या कह रही है डेफिनेशन? डेफिनेशन कहती है कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। अब ये बात तो हम जान चुके हैं कि प्रोसेस क्या है। प्रोसेस का मतलब होता है कि जिसके अंदर हम कुछ प्राइमरी फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, और वो फंक्शंस कौन कौन से होते हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। उसके बाद ये जो प्रोसेस है ये डिजाइन कर रही है, मेंटेन कर रही है एक ऐसा एनवायरनमेंट जहां पर लोग काम कर रहे हैं, ग्रुप में रहकर काम कर रहे हैं ताकि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव कर पाएं।
फिर सेकंड हमारे पास डेफिनेशन आती है कि मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें वही पांचों फंक्शंस जो मैंने अभी बताया उनके नाम लिख दिए गए हैं, जैसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक्चुएटिंग, कंट्रोलिंग। किस चीज को? ऑर्गेनाइजेशंस, ऑपरेशंस को, ताकि हम कोऑर्डिनेशन बना सके किसके बीच में? ह्यूमन और मटेरियल रिसोर्सेज के बीच में, ताकि इफेक्टिव और एफिशिएंट तरीके से हमारे ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो जाएं। ठीक है, ये लास्ट वाली जो डेफिनेशन है यही मुझे सबसे अच्छी लगती है, क्योंकि इसमें सब कुछ बताया जाता है कि मैनेजमेंट क्या है। एक ऐसी प्रोसेस है जहां पर हम खुद काम करते भी हैं, जैसे कि हम और आप मिलकर अभी काम कर रहे हैं ना, जहां पर मैं भी काम कर रही हूं और मैं आपसे यहां पर काम करवा भी रही हूं। क्यों? क्योंकि हमें इफेक्टिवली वर्क करना है, हमें टाइम से अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, कम से कम रिसोर्सेज के साथ। तो इसलिए देखो मैंने रिसोर्स का आपको इतना अच्छा ऑप्शन दिया कि आपको सिर्फ एनसीईआरटी अपनी खोलनी है और उसी में से आपका सारा काम हो जाएगा। कहीं आपको एक्स्ट्रा एफर्ट, कहीं आपको एक्स्ट्रा मनी लगाने की जरूरत नहीं है। तो लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ इन द चेंजिंग एनवायरनमेंट आप ये काम कर पा रहे हो। ठीक है, तो तीनों डेफिनेशन क्लियर हो गई। उसके बाद ये सब तो अभी हम बाद में पढ़ेंगे। फिर हमने यहां से मेन चीज क्या निकाली? मेन चीज हमने यहां से नहीं निकाली दैट एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट इज नथिंग, यानी कि अगर किसी भी चीज में मैनेजमेंट नहीं है तो वो चीज हमारे लिए कुछ भी नहीं होगी। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बिना मैनेजमेंट के नहीं चल पाएगा। प्लस हमने यहां पर एक कुछ 3 वर्ड्स के बारे में पढ़ा, जिसमें एक था प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब क्या था? ये वो प्राइमरी फंक्शंस होते हैं जो परफॉर्म किए जाते हैं टू कंप्लीट अ टास्क। किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए जिन प्राइमरी फंक्शंस को परफॉर्म किया जा रहा है उसे हम लोग यहां पर क्या बोलते हैं? प्रोसेस। ठीक है, तो वो प्राइमरी फंक्शन कौन कौन से हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास इफेक्टिवनेस। अब इफेक्टिवनेस का मतलब क्या है? इफेक्टिवनेस के लिए आपको क्या याद रखना है? कंप्लीटिंग द टास्क, अचीविंग द गोल्स, बट वो कब होना चाहिए? ऑन टाइम। ठीक है, फिर आता है हमारे पास एफिशिएंसी। अब एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? एफिशिएंसी का मतलब होता है डूइंग द टास्क करेक्टली विथ मिनिमम कॉस्ट, यानी कि आप सही तरीके से काम करोगे और सब सही तरीके से काम करोगे तो आपकी कॉस्ट सेव होगी। ठीक है, अब बस कुछ चीजें जो यहां पर आपको मार्क करनी है तो फटाफट से कर लीजिए। ये रही प्रोसेस की डेफिनेशन। सीधे प्रोसेस इन द डेफिनेशन मीन्स द प्राइमरी फंक्शंस दैट मैनेजमेंट परफॉर्म्स टू गेट द थिंग्स डन, पहली डेफिनेशन। फिर यहां से इफेक्टिवनेस इन द मैनेजमेंट इज कंसर्न विद डूइंग द राइट टास्क, कंप्लीटिंग द एक्टिविटीज, अचीविंग द गोल्स एंड इट इज कंसर्न विद एंड रिजल्ट, ये मार्क किया। उसके बाद efficiency means doing the task correctly and with minimum cost, and there is a kind of cost benefit analysis involved and the relationship between input and outputs। ठीक है, उसके बाद आप यहां पे क्या मार्क करेंगे? ये मेन चीज मैंने आपको मार्क करा दी है। अब यहां पर आप आएंगे एफिशिएंसी वर्सेस इफेक्टिवनेस। यहां पर आपने मार्क करना है कि ये दोनों ही टर्म्स डिफरेंट है बट आपस में एक दूसरे को रिलेट करते हैं। इनको बोला जाता है कि ये कॉइन के 2 साइड्स की तरह है। जैसे कि अगर एक कॉइन है, अगर दोनों साइड हेड होगा वो तो भी नहीं चलेगा, दोनों साइड टेल होगा वो तो भी नहीं चलेगा। जब तक दोनों साइड हेड और टेल नहीं होगा वो कॉइन आपके किसी काम का नहीं है। इन अ सिमिलर मैनर अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इफेक्टिवनेस है, एफिशिएंसी नहीं है तो कोई काम नहीं होगा। अगर एफिशिएंसी है, इफेक्टिवनेस नहीं है तो भी कोई काम नहीं होगा। ठीक है, यानी कि समय निकलने के बाद ऑब्जेक्टिव अगर पूरा हो रहा है तो उससे क्या ही फायदा, और ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए तुमने पैसा बहुत ज्यादा खर्च कर दिया तो भी उससे कोई फायदा नहीं होगा। ठीक, और बस एक ये छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे आपको दे रखा है कि एक कंपनी का प्रोडक्शन था 5000 यूनिट बनाने का, उसके लिए उसने क्या किया? डबल शिफ्ट लगाई पावर फेलियर की वजह से। उसका काम तो हो गया बट हायर कॉस्ट पे हुआ, यानी कि कंपनी कैसी थी? कंपनी इफेक्टिव थी, कंपनी के मैनेजर, लेकिन एफिशिएंट नहीं थे। बट हमें क्या चाहिए होता है? हमें तो दोनों चाहिए, हमें तो दोनों के बीच में बैलेंस बनाना होता है। ठीक है, तो बस ये था हमारा आज का टॉपिक जो हमने आज की क्लास में कवर किया, जिसमें हमने
एक तरीके से कह सकते हो कि हम फैमिलियर हुए हैं 12th क्लास की बिजनेस स्टडीज़ के साथ और बहुत सिंपल से टॉपिक्स मैंने आपको यहाँ पर पढ़ाए, मैनेजमेंट के बारे में, एफिशिएंसी के बारे में और इफेक्टिवनेस के बारे में, ठीक है। तो आगे के कॉन्सेप्ट्स को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब आपको पता चल गया होगा कि पढ़ाई कैसे हो रही है, तो उसी हिसाब से आपको रेडी रहना है नेक्स्ट क्लास में, ठीक है बच्चों। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।